ये जैसा यहाँ लिखा हुआ है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता, तो ये रेडियो एक्टिविटी अब आज तो हम सब लोग जानते हैं, इसका नाम लेने पर भी समझ जाते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ेंगे। 1896 में सबने सुना होगा बिक्वेरल का नाम। तो ये बिक्वेरल ने इसकी खोज किया और ये खोज संयोगवश ही हो गया। बिक्वेरल फ्लोरोसेंट फास्फोरेसेंट, क्या हम लोगों को फ्लोरोसेंट फास्फोरेसेंट मालूम है? तो ये ऐसे दो पदार्थ हैं। एक तो फ्लोरोसेंट ऐसा है कि जिस पर अल्ट्रावायलेट रेज अगर डाला जाए तो वो चमकने लगता है। जैसे हमारा नोट है, 500 का नोट या 200 का नोट, तो उस पर देखते हैं कि बैंक वाले एक उस पर लाइट डालते हैं अल्ट्रावायलेट, वो चमकने लगता है। तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लोरोसेंट एलिमेंट या फ्लोरोसेंट पदार्थ। उसी तरह से फास्फोरेसेंट है कि अगर उस पर लाइट डाल दिया गया या लाइट पड़ा हुआ है या नहीं भी पड़ा हुआ है थोड़ी देर के लिए, तो वो अंधेरे में चमकता है। अंधेरे में उसमें से थोड़ी बहुत रोशनी, विजिबल लाइट उसमें से निकलता है। ये हम लोग सड़कों पर देखते हैं, जहां मोड़ है, या पेड़ों पर भी थोड़ा सा स्टिकर जैसा लगा रहता है, गाड़ियों के पीछे लगा रहता है। तो रात में अगर उस पर ज्यों ही लाइट पड़ता है, ज्यों लाइट पड़ता है तो चमकने लगता है। तो इससे सुरक्षा के लिए हमको पता चल जाता है कि तो इन्हीं दोनों पर, फ्लोरोसेंट और फास्फोरेसेंट से संबंधित बहुत से प्रयोग बिक्वेरल कर रहे थे। और उस प्रयोग करने में ही इनको ऐसा लगा कि बहुत सारे यौगिक थे जिनके साथ ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कौन कैसा प्रभाव दे रहा है, कौन कैसा इफेक्ट दे रहा है। तो इसी के दौरान उन्होंने एक यूरेनियम और पोटेशियम का कुछ यौगिक था, इसको रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था। इसको एक जगह रखने के बाद और इस पर विजिबल लाइट डालने के बाद इसको एक काले कपड़े में ढक दिया। और इससे पहले उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बिक्वेरल के मन में ऐसा था कि शायद ये जो फ्लोरोसेंट और फास्फोरेसेंट पदार्थों से जो किरणें निकलती हैं वो काले कपड़े को भी भेद के निकल जाएंगी, उनको पार कर जाएंगी और फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डाल देंगी। तो इन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट किया तो इस तथ्य पर पहुंचे कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब काले कपड़े को या किसी मोटी चीज को पार नहीं कर सकता है, केवल एक्सरे उसको पार कर सकता था, ये उसमें मालूम था। लेकिन जब ये रखा गया था और इसके बीच में उन्होंने एक चांदी का, सिल्वर का भी एक प्लेट जैसा रख दिया और फिर यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट, फोटो प्लेट रख दिया जिस पर हम फोटो लेते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट ले लिया, रख दिया और इसको काले कपड़े से ढका हुआ है, इसको भी काले कपड़े से ढक दिया। तो दूसरे दिन आकर के जब उन्होंने देखा कि इस पर जो फिल्म है या फोटोग्राफिक प्लेट है ये तो प्रभावित हो गई है। तो कैसे प्रभावित हुई है? इसका मतलब कि जो यहाँ से किरणें चली हैं उसने इसको भी भेज दिया और इस काले कपड़े को भी भेज दिया और आकर के इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इसने असर डाला है, मतलब प्रभाव डाला है ये। और ये फोटोग्राफिक प्लेट में ब्लैक स्पॉट्स बहुत जगह आ गए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस स्थान से कुछ ऐसी किरणें निकली हैं जो विजिबल लाइट नहीं है, क्योंकि वो विजिबल लाइट इस काले को पार नहीं कर सकती है। ये फास्फोरेसेंट और फ्लोरोसेंट पदार्थों से निकलने वाली किरण भी नहीं है, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं कर सकती है। तो इसलिए इसको ये कहा गया कि लगता है कि ये कुछ दूसरी किरणें हैं जो ऐसा अपने आप स्वतः कर रही हैं, यहाँ पर कुछ किया नहीं गया। तो यहाँ से जो किरणें निकली हैं या जो भी निकला है तो वो अपने आप स्वतः निकला है। तो ये अनुमान लगाया गया
कि इसमें जो एलिमेंट है हो सकता है कि वो अस्थायी हो, और वो अस्थायी होने की प्रक्रिया में कुछ किरणों को, कुछ विकिरण को बाहर कर रहा है। तो इसका नाम रेडियो, इस गुण को, जिसमें कि ऐसा देखा गया कि कुछ पदार्थ, और इसको बहुत बार किया गया, ऐसा नहीं कि एक ही बार में इसको स्थापित कर दिया गया, इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार बिक्वेरल ने किया और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे वो कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि जो स्वतः ही उसमें से कुछ किरणें हमेशा निकल रही हैं। और इसको हम समझा सकते हैं इस तरह से कि लगता है कि, और ये भी स्थापित हो गया कि यह न्यूक्लियर प्रोसेस है, ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित नहीं है, ये इसके नाभि की ये प्रक्रिया है, जो भी हो रहा है वो न्यूक्लियस की वजह से हो रहा है। तो यह न्यूक्लियस अस्थायी जैसा है, और यह अस्थायित्व की ओर बढ़ने के लिए ये सब प्रक्रिया कर रहा है, जिसके फलस्वरूप कुछ किरणें निकल रही हैं, जिनको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव रेज या रेडियो एक्टिव रेडिएशन, और इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियोधर्मी पदार्थ। जो इस तरह का गुण रखता है उसको हम लोग कहेंगे रेडियोधर्मी पदार्थ। और यह जो गुण है जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहेंगे रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पदार्थ इस तरह का गुण दिखाए, क्या गुण दिखाए कि स्वतः ही उसमें से कुछ रेडिएशन अपने आप निकलता रहे, और जो फोटोग्राफिक प्लेट के को प्रभावित करे, और अगर उसमें ब्लैक यानी काले रंग का कपड़ा भी लगा है, कुछ अवरोध भी है, तो उसको भी वो पार करके जा सकता है, और उसके जो गुण है उसको हम लोग बाद में भी देखेंगे। तो इस धर्म को या इस तरह का गुण जो दिखाए उसको हम लोग कहेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियोधर्मी पदार्थ, और इस पूरे प्रोसेस को, पूरे गुण को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता। इसको बिक्वेरल ने किया। और उसी समय मैडम क्यूरी का नाम सबने सुना है। तो मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड दोनों लोग यूरेनियम, रेडियम, थोरियम वगैरह को निकालने का प्रयोग कर रहे थे। उनका भी एक्सपेरिमेंट इसी समय चल रहा था। तो उन लोगों ने कुछ ऐसा देखा कि उनके पास भी कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो अनवरत यानी कंटिन्यूअस उसमें से कुछ रेडिएशन निकलते ही चला जा रहा है, बिना कुछ किए हुए। कोई प्रयास, कोई न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट नहीं किया गया, या कोई फोटॉन उस पर नहीं डाला गया, या कोई एनर्जी उस पर नहीं डाली गई, वो स्वतः ही ऐसा करते चले जा रहे हैं। और वो रात में इन लोगों ने देखा कि वो चमक रहे हैं। चमक है, चमक क्यों है? क्योंकि वो रेडिएशन दे रहे हैं। तो मैडम क्यूरी ने भी स्थापित किया कि ऐसे पदार्थ हम लोगों को मिले हैं, और इन पदार्थों को हम कहेंगे रेडियोधर्मी पदार्थ। और ये भी निश्चित हो गया कि ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस है, ये एटम का गुण नहीं है, या न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से नहीं है, बल्कि ये न्यूक्लियस की वजह से है। और हम लोग अभी नाभि के बारे में ज्यादा पढ़ रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज। तो ये न्यूक्लियस का प्रोसेस है। और ऐसा सोचा गया कि लगता है कि ये नाभि अस्थायी जैसा है, और यह अस्थायित्व की ओर बढ़ने के लिए इस तरह का कुछ काम कर रहा है, और बाद में भी हम लोग देखेंगे कि सचमुच में ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे में बदल रहे हैं, इसके नाते भी ऐसा हो रहा है। और जब अस्थायित्व प्राप्त हो जाता है तो ये रुक जाता है, तो ये रेडियोधर्मिता भी समाप्त हो जाती है। तो हम लोग रेडियोधर्मी को इसके जो ऐसा हम कह सकते हैं कि एक ही पदार्थ है और ये रेडियोधर्मी पदार्थ है, तो धीरे धीरे इसमें से एनर्जी निकलती रहेगी, धीरे धीरे एनर्जी निकल रही है। और इस एनर्जी के निकलने के कारण इसका भी स्वरूप बदल रहा है, जो है वो धीरे धीरे दूसरे में भी बदलता चला जा रहा है। और जो इसमें से डिके हो रहा है उसके कारण एनर्जी निकल रही है। हम फिर याद करते हैं आइंस्टीन के इक्वेशन को कि जब एनर्जी निकलेगी तो इसके मास में कुछ कमी हो जाएगी।
तो इसका मास बदल जाएगा, और जैसे जैसे एनर्जी निकलती जाएगी इसका मास कम होता जाएगा, और हम शायद ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन ऐसा भी होगा कि ये पूरा का पूरा मास समाप्त हो जाए, रहे ही ना। तो जैसे मान लीजिए अभी इस समय इसमें हम NT है, NT का मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिससे ये बना हुआ एट एनी टाइम T क्या है, कोई भी समय, उस समय इसमें जो संख्या है, और ये संख्या क्या बताएगा कि इट इज अगेन द मेजर ऑफ द मास। तो यह है वर्तमान में किसी भी समय T पर इसमें परमाणुओं की संख्या या नाभियों की संख्या n है, और एक और n0 हम लिखते हैं, n0 का मतलब क्या है, जब टाइम 0 है, जब बिल्कुल शुरू किया, जब टाइम 0 था तो उस समय इसके पास कितना था, हमने शुरू किया तो कितना था, n0, और थोड़ी देर के बाद ये कितना हो गया, थोड़ा कम हो गया, कितना हो गया, NT हो गया, कुछ गायब हो गया। या जैसे हम ये कहें कि हमारे पास बहुत आलू है तो आलू धीरे धीरे सड़ने लगेगा, तो उसको हम लोग फेंकते जाते हैं, डिके होगा, आलू में डिके होगा। या कोई भी सड़ने वाली चीज है, जैसे फल है, बहुत रख दिया तो फल धीरे धीरे सड़ने, उसी तरह का ये है। लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं है, इसमें तो कोई रेडिएशन नहीं निकल रहा है पोटैटो से या फल से, लेकिन ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जब कम होता जा रहा है तो ऑब्वियस है कि बहुत हमारे कॉमन सेंस की बात है कि जितना ज्यादा आलू होगा उतना ज्यादा सड़ेगा, जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ही ज्यादा फलों की संख्या होगी, उतना ही ज्यादा खराब होगा, कम रहेगा तो कम खराब होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ डिके किस रफ्तार से वो कम हो रहा है, उसमें डिके हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। अभी था n0, थोड़ी देर में NT हो गया, फिर थोड़ी देर में और कम हो जाएगा, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा कम होता जाएगा। क्या हो रहा है, ये डिके हो रहा है, इसमें कमी हो रही है। जब डिके हो रहा है तो हम लोग एक ऐसा लिख सकते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिके, dN/dt। मैथ्स में आपको बताया गया होगा डिफरेंशियल, dN/dt किस रफ्तार से ये डिके हो रहा है। जैसे हम साधारण तरह से किस रफ्तार से आलू सड़ रहा है, 1 सेकेंड में कितना आलू सड़ रहा है, तो वही है dN/dt। तो किस रफ्तार से डिके हो रहा है, ये हम dN/dt लिख सकते हैं। और इसको लिख देंगे हम लोग क्या, क्षय, अभी क्षय शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन क्षय का रेट है, क्षय की गति का है, क्षय की गति, रेट ऑफ डिके, यह है रेट ऑफ डिके। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए डेल्टा n अगर क्षय हो जाता है कितने समय में, डेल्टा t समय में, डेल्टा n क्षय होने में मतलब डेल्टा n गायब हो गया, तो डेल्टा n कम हो गया, तो कितने देर में हुआ, डेल्टा t में। तो यही इसका रेट ऑफ डिके होगा। अगर ये डेल्टा t क्या है, बहुत ही छोटा है, अप्रोचिंग टू 0, डेल्टा t बहुत ही छोटा है, तो डेल्टा n/डेल्टा t इसको हम लिख सकते हैं dN/dt। ये मैथ्स में भी आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो कॉमन सेंस क्या कह रहा है कि ये रेट ऑफ चेंज dN/dt, ये रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ डिके क्या होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही अधिक होगा। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू n, जितना अधिक मेरे पास सामान रहेगा उतना ही ज्यादा उसमें डिके होगा, जितना ज्यादा यहाँ होगा उतना ही डिके होगा। तो ये रेट ऑफ डिके जो है वह n के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा n। लैम्डा क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को स्थिरांक है, और इसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव कांस्टेंट। इस स्थिरांक को, लैम्डा को कहते हैं रेडियो एक्टिव कांस्टेंट। और चूंकि ये डीके हो रहा है इसलिए हमको यहाँ माइनस लिखना चाहिए, क्योंकि ये कम हो रहा है। जब कम हो रहा है तो हमने इसको माइनस लिख दिया, माइनस लैम्डा n। अब ये इसको हम एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो n को इधर कर दें, माइनस लैम्डा dt।
इसको हम क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। सब लोग इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, इंटीग्रेटेड, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट जो हम कर देंगे तो हम यहीं पर लगा देते हैं इंटीग्रेशन, ये हुआ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, और हम क्या करते हैं, शुरू में कितना था n0, लिमिट क्या होगी, शुरू में था n0, बाद में कितना हो गया nt, टाइम शुरू में कितना था 0, और अब टाइम कितना है t। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट करने के बाद यहां हो जाएगा ln log n बाई n0, तो हो जाएगा इक्वल टू माइनस लैम्डा t। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये हो गया ln n बाई n0 इक्वल टू माइनस लैम्डा t। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ये बेस ई है, ln का मतलब क्या है, बेस ई, लॉग बेस ई। तो इसको हल करेंगे तो ये हो गया। यही एक इक्वेशन है जो रेडियो एक्टिविटी के बारे में, डीके के बारे में बताता है। n की जगह चाहे तो आप nt भी लिख सकते हैं, nt। किसी भी क्षण एट टाइम t व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, nt। n0 इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट t इक्वल टू 0, मैंने जब हमने शुरू किया था, और ये लैम्डा इज कांस्टेंट और t इज टाइम। तो इससे हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि एक डीके क्या है, एक्सपोनेंशियल है, e टू द पावर में है। ये t यहां पर है जो वेरिएबल है t। तो हम अगर ग्राफ एक बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं कि कैसा ये होगा इसका। अब जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण दें कि एक ऐसा तालाब है जिसको हम लोग खाली कर रहे हैं, पूरा भरा हुआ है। आज जितना खाली किए उसके दुगुना कल खाली करेंगे, फिर उसके दुगुना कल खाली करेंगे। तो अगर आधा हो गया है तो फिर कितने दिन में पूरा खाली होगा, अगले दिन खाली हो जाएगा। इसको एक्सपोनेंशियल, इस तरह का प्रैक्टिकल हमने बताया कि ये आपके दिमाग में ऐसा लगे कि ये कैसे डीके होता है। तो ग्राफ इस तरह के, टाइम है, यहां पर क्या है n, और t यहां वेरिएबल है, t का वैल्यू बढ़ते चला जा रहा है। फिर ये हम देख रहे हैं, मान लीजिए यहां पर था n0, यहां से मैं शुरू किया तो मैक्सिमम यहां था, और फिर धीरे धीरे घटने लगा, घटते घटते घटते, और ये इस तरह का ग्राफ आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। तो यहां पर है n0/2, ये n0 यहां तक है, तो ये है, इसका टाइम कितना हुआ, इसको हम लिखते हैं हाफ लाइफ टाइम। अभी हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ कितना होगा n0/2, यहाँ पर n0/4, ये हो गया 2t हाफ। इस तरह से बढ़ता चला। अगर हम पूछते हैं कि ये क्या कभी खत्म होगा, क्या कभी ये खत्म होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये एक्सपोनेंशियल है, t का वैल्यू जब इनफाइनाइट रखेंगे तब ये जो है nt 0 होगा। nt कब 0 होगा, जब t का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। और हम इसका फिर एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपको बताते हैं कि हमने आपको इसे 10 रुपया दिया, ये 10 रुपया दिया और कहा कि आज 5 रुपया खर्च कर दो, -5 कर दो, और हर दूसरे दिन आधा रुपया खर्च करते जाओ, हर दूसरे दिन आधा, 5 के बाद 2.5, 2.5, फिर इसके बाद 1.25, इस तरह से आधा आधा करते जाइए। क्या आप 10 रुपया खर्च कर पाएंगे? कितना टाइम लगेगा इस 10 रुपये को थियोरेटिकली कंप्लीटली 0 हो जाए, तो क्या कभी 0 होगा? नहीं होगा। ये हमेशा कम होते होते, पॉइंट होते होते हम देखेंगे कि ये नियरिंग टू 0 हो जाएगा, लेकिन कभी 0 नहीं होगा। तो ये इसका भी नेचर वैसा ही है कि ये पूरी तरह से खत्म नहीं होगा,
लेकिन खत्म हम ये मान सकते हैं कि जब t का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तब n का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि आपको ये कह सकते हैं कि अगर हमने 10 रुपया दिया और रेडियो एक्टिविटी के हिसाब से उसको खर्च करने के लिए कहा, जिस तरह से डीके होता है, तो हम 10 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते हैं, नहीं खर्च कर पाएंगे, पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो ये है। इसके साथ साथ इससे एक और इम्पोर्टेंट बात है, रेट ऑफ डीके जो हम लिखते हैं dn/dt, ये इसको r से अगर लिखते हैं, dn/dt इज r, dn/dt इज r, और इससे पहले हमने लिखा था कि dn/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n। तो इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस लैम्डा n, और n का वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा n0, n का वैल्यू रख दीजिए यहां से e⁻ माइनस लैम्डा t, ये प्लस हो जाएगा। r क्या है, रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं r0, तो एक दूसरा लिखिए, और ये भी फिर दिस इज रेट ऑफ डिके, और ये इस बात को बताता है कि हमारा ये जो रेडियो एक्टिविटी है कितना फास्ट है, इसकी स्पीड कितनी है, कि इसकी स्पीड कितनी है। तो R इज द मेजर ऑफ द फास्टनेस ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, कि हाउ फास्ट इज द रेडियो एक्टिविटी गोइंग ऑन, हाउ फास्ट द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, एंड इट इज अगेन ऑफ द नेचर ऑफ एक्सपोनेंशियल, इट इज अगेन ऑफ द नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी की तीव्रता का जो रेट है वो भी रेडियो एक्टिविटी जैसा ही है, उसका भी नेचर रेडियो एक्टिविटी जैसा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप देख रहे हैं कि R भी समय के हिसाब से कैसे बदलता है, घटता है। तो रेट ऑफ डिके जो R है वो भी कांस्टेंट नहीं है। जैसे अगर हम समझें कि एक हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और इसमें जो डिके का रेट है वो हमेशा एक ही होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या देख रहे हैं कि ये टाइम के हिसाब से रेट भी बदलेगा, और कैसे बदलेगा, इसका भी नेचर वही है जो रेडियो एक्टिव डीके का है। और ये दिस इज ए मोर important factor R, that is the rate of decay, which depends on the time, and rate of decay is not constant, it varies with the time. The same way this number of elements varies with the time. तो ये एक अच्छा मेजरिंग स्केल है जिससे कि हम ये देख रहे हैं कि रेट ऑफ डिके इज आल्सो नॉट कांस्टेंट बट इट इज वेरिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं कि हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, तो जैसा कि लग रहा है कि पूरे जीवन का जो आधा समय, ऐसा पूरा जीवन क्या है कि जो n है वो खत्म हो जाए, 0 हो जाए, तो ये पूरा ऐसा लाइफ है। कितने समय में ये पूरा समाप्त हो जाएगा, कोई भी समय है, मान लीजिए t, तो इसका आधा जो समय है वो होगा हाफ लाइफ टाइम। या हम ऐसा कर सकते हैं कि n को n0 था शुरू में, n0 था शुरू में, n0 से कब n0/2 हो जाएगा, कितने समय में होगा आधा, उसी को हम कहेंगे हाफ लाइफ टाइम। और इस हाफ लाइफ टाइम को हम लोग ऐसे लिखते हैं t हाफ, कैपिटल T से लिखते हैं। कितने समय में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, वो आधा हो जाए, उस टाइम को हम लोग कहेंगे हाफ लाइफ टाइम। तो n0 माइनस लैम्डा t, n कितना हो जाएगा, n0/2 हो गया। तो n को हम लिख दें n0/2, यहां n0, इसको काट दिया गया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 बराबर e⁻ लैम्डा t। या अब इस t को हम क्या लिख दें,
अब इस टी को हम क्या लिखेंगे, टी हाफ। क्यों? क्योंकि हमने n को n0/2 कर दिया, तो इसलिए यहां भी ये टी हाफ हो गया। तो इसे क्या लिखेंगे हम कि लैम्डा टी हाफ, और दोनों तरफ से log ले लीजिए, तो ln2, और ये होगा ln2 0.693। तो टी हाफ कितना हो गया, डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। ये हाफ लाइफ टाइम के लिए इस रेडियो एक्टिविटी का किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए हाफ लाइफ टाइम 0.693 बाई लैम्डा। और ये लैम्डा किस पर निर्भर करता है, ये रेडियो एक्टिव कांस्टेंट है, ये निर्भर करेगा कि उस सब्सटेंस की प्रकृति क्या है। रेडियम के लिए कुछ होगा, यूरेनियम के लिए कुछ होगा, प्लूटोनियम के लिए कुछ होगा, थोरियम के लिए कुछ होगा, तो कोबाल्ट के लिए कुछ होगा, तो सबका अलग अलग है, इसलिए सबका हाफ लाइफ टाइम अलग अलग होगा 0.693 बाई लैम्डा। और यहाँ भी देखिए, इस ग्राफ से भी दिख रहा है कि हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या है। ये n0 को n0/2 होने में कितना समय लगेगा, ये हाफ लाइफ टाइम है। अब और आप ये भी देखेंगे कि जब ये आधा हो गया तो इसका जो रेट ऑफ डिके है, R का वैल्यू, वो भी उसी हिसाब से कम हो जाएगा उसी हिसाब से। तो अगर जैसे मेरे पास 4 ग्राम कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मान लीजिए रेडियम है या यूरेनियम है या थोरियम है, 4 ग्राम कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। तो हम उससे पूछते हैं कि 1 ग्राम होने में मतलब 1 ग्राम बचा रह जाए, कितना समय लगेगा। अगर इसका हाफ लाइफ टाइम है 50 इयर्स। ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, ये तो बस प्रॉब्लम्स या ये बताने के लिए हो रहा है। मान लीजिए इसका हाफ लाइफ टाइम है 50 इयर्स, ऐसे संभवतः यूरेनियम का होता है 4.5 × 10⁻⁻5 इयर्स के आसपास, या इससे भी ज्यादा होता है हाफ लाइफ टाइम। तो इस 4 ग्राम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को 1 ग्राम होने में, मतलब बचेगा वो 1 ग्राम। और इसके पहले आप सब लोग इतना अच्छी तरह समझ लीजिए कि n का मतलब है कि जो वर्तमान में इस समय है जो, और जो डिके हो गया वो कितना होगा, n0 - n। n0 - n खत्म हो गया और n इस समय बचा हुआ है, इस समय है एट एनी टाइम t। तो 4 ग्राम अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो इसको 1 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग इसको एक बहुत साधारण तरीके से कर सकते हैं कि 4 से 2 ग्राम होने में कितना लगेगा, 1 हाफ लाइफ टाइम, और 2 से फिर 1 ग्राम होने में कितना हाफ लाइफ टाइम लगेगा, 1 और हाफ लाइफ टाइम लग जाएगा। 4 ग्राम से 2 ग्राम होने में 1 हाफ लाइफ टाइम, फिर 2 ग्राम से 1 ग्राम होने में फिर 1 और हाफ लाइफ टाइम। तो कितना लग गया टोटल, 2 हाफ लाइफ टाइम, 2 हाफ लाइफ टाइम लग गया। तो 1 हाफ लाइफ टाइम कितना है, 50 इयर्स, तो इससे कितना हो गया, 100 इयर्स। तो इस 4 ग्राम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को 1 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, 100 इयर्स, अगर इसका हाफ लाइफ टाइम है 50 इयर्स। तब अगर फिर यही हम पूछते हैं कि इसको 0.5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, 0.5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, तो 1 से फिर 0.5, 1 हाफ लाइफ टाइम और, तो कितना हो गया, अब टोटल कितना हो गया, 3 हाफ लाइफ टाइम, 1 2 3 हाफ लाइफ टाइम हो गया। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 150 इयर्स। तो इस 4 ग्राम को 0.5 ग्राम होने में 150 इयर्स लगेगा, अगर इसका हाफ लाइफ टाइम 50 इयर्स है तो इस तरह से ऐसे। अब इसको हम क्या इसमें देख रहे हैं कि 1/2⁴n, अगर ये 1/2 4 to 1, तो 1/4 कितना हुआ, 1/4। 1/4 कितना है, 1/2⁴2। ये है 1/8, 1/8 हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, 1/2⁴। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि 2 to the power जो है
तो इतना हाफ लाइफ टाइम, इसमें इतना हाफ लाइफ टाइम। अगर कोई इसी तरह का जनरल है, n आता है, तो इसमें n हाफ लाइफ टाइम होगा और हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं अगर इस तरह का है तो। अन्यथा अन्यथा हम सबको मालूम है कि जो इक्वेशन है, अन्यथा हम इसका इस्तेमाल करेंगे n इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है, इसे पूछे कि n दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 4 ग्राम से 1.5 ग्राम होने में, ये उसमें नहीं आता है, 1/2 टू द पावर में नहीं आएगा। 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तो ये उसमें नहीं आएगा। तो फिर इसमें बचा हुआ कितना है 1.5। n0 कितना था 4 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। और ये हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, तो हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है तो हम लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हैं 0.693 बाई हाफ लाइफ टाइम। तो लैम्डा का वैल्यू मालूम हो गया, तो हम लैम्डा का वैल्यू रख देंगे, यहां से t का वैल्यू हमको आ जाएगा। t का वैल्यू मालूम हो गया, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, फिर उसको कैलकुलेट करके हम t का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर कुछ इस तरह का दिया हुआ है जो कि 1/2 टू द पावर में नहीं है, तो ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं।